Hello student, this is online session of class 12 chapter 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इज गोइंग ऑन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क न्यूमेरिकल दिया था, सबसे पहले उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्या था होमवर्क में न्यूमेरिकल? एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस है हमारे पास, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, और इस हाइड्रोजन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, रेडियस आपको इसमें दे दी थी 5.3 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। ठीक है, तो आपको ये बताना था इस रेडियस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इस रेडियस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास जानते हैं आप एक प्रोटॉन होता है। कितना होता है? एक प्रोटॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन होगा, तो एक प्रोटॉन की वजह से यहां इसकी बाउंड्री पर कितना पोटेंशियल आएगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। V इक्वल टू के क्यू बाई आर, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाई रेडियस कितनी है? 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। इस वैल्यू को आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन इज योर पार्ट। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने के लिए कैलकुलेशन का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप इसकी जब करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी लगभग 27.16 वोल्ट, 27.16 वोल्ट। यानी कि इस प्रोटॉन की वजह से यहां पर जो चार्ज होगा, यहां पर जो पोटेंशियल होगा इसकी बाउंड्री पर, वो पोटेंशियल होगा 27.16 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा था कि इसकी बाउंड्री पर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था -k Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, -k Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। यहां पर k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, Q2 प्रोटॉन पर चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है, डिवाइड बाई आर, that will be 5.3 into 10 to the power -11. So we get the potential energy after calculating -4.34 into 10 to the power -18, -4.34 into 10 to the power -18 जूल। ये आ जाएगी इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा था आपसे? नेक्स्ट पार्ट में यहां से इस न्यूक्लियस को हटा के हमने क्या कर दिया? हीलियम का न्यूक्लियस कर दिया। हीलियम के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है? हीलियम के न्यूक्लियस पर चार्ज होता है 2e। ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है? +2e। यानी कि यहां पर जो चार्ज हो जाएगा अब वो हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये हो जाएगा हीलियम के न्यूक्लियस पर चार्ज। ठीक है, तो हीलियम के न्यूक्लियस पर जब यहां पे हीलियम का न्यूक्लियस आ गया, रेडियस सेम है, तब पूछ रहा है कि बाउंड्री पर कितना पोटेंशियल होगा, बाउंड्री पर कितना पोटेंशियल होगा। जरा आप ध्यान से देखो, केवल इस Q की जगह आपको क्या रखना है? 2Q रखना है, बाकी सब सेम है। इस Q की जगह आपको क्या रखना है? 2Q रखना है। ठीक है, तो बाकी सब सेम है, मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बाकी सब सेम है, मैं यहां केवल क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई यहां पर कर दूं रिजल्ट में, तो मुझे हीलियम के न्यूक्लियस की वजह से क्या मिल जाएगा? यहां पर पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियस की वजह से पोटेंशियल यहां पर मुझे मिल जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? V ड्यू टू हीलियम दैट विल बी 54.32 वोल्ट, 54.32 वोल्ट। ये था आपका होमवर्क का न्यूमेरिकल। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल था, इसको कॉपी कर लीजिए। जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करनी है हीलियम के लिए, हीलियम की वजह से या हीलियम के न्यूक्लियस की वजह से जब यहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किस रिजल्ट में करेंगे? जो रिजल्ट हमारा हाइड्रोजन का रिजल्ट आया था, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की वजह से जो पोटेंशियल आया था उसमें केवल 2 की मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा V एट हीलियम
इज इक्वल टू 54.32 वोल्ट। ऑल राइट, इरेज कर दें इसको, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे इसको। चलिए नाउ अब अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले पार्ट की तरफ। अब यहां पर आपको एक चीज बतानी जरूरी है। इलेक्ट्रिक चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी कि इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और एक कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पूरा हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, पूरा हो चुका है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा हो चुका है। अब इसका एक सेकंड पार्ट बचा है, वो है कैपेसिटेंस। सेकंड पार्ट बचा है वो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, समझ में आ गया। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक है कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट हो चुका है, अब कैपेसिटेंस इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेंगे। बेसिक नॉलेज क्या, कि कैपेसिटेंस क्या होता है, एक्चुअल में ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करेंगे। बेसिक हम स्टार्ट करेंगे इसका, आप सिलेबस में भी देख सकते हो, सीबीएसई ने जो सिलेबस भेजा है उसमें भी आप देख सकते हो, साइट पर पड़ा हुआ है। जो बेसिक है इसमें जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। ये टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, ये टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक को आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में इस टॉपिक को आपने खूब पढ़ा है। एक्चुअल में क्या होता है कंडक्टर, कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए। ठीक है, इंसुलेटर क्या हो गया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल जितनी भी मेटल्स हैं, आयरन, ठीक है, निकेल, कोबाल्ट, ये सब कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। इंसुलेटर के एग्जाम्पल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, रबड़, लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक, इस तरीके के जो एग्जाम्पल हो गए वो इंसुलेटर हो गए। ठीक है, ये सब बच्चों वाली बात है, ये सब हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। अब थोड़ा इसमें नई चीज जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, देखिए कंडक्टर्स आप जानते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का क्या मतलब होता है, वैलेंस सेल होता है जो आउटर मोस्ट एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, जो कि कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल। ठीक है, तो कंडक्टर्स में क्या होगा, कंडक्टर्स में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं होंगे। दोबारा सुनिए, कंडक्टर्स के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे और वो न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होंगे। यानी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहते हैं न्यूक्लियस से और उस पूरे लैटिस में घूमना चाहते हैं, उस पूरे एटम के थ्रू घूमना चाहते हैं या जो भी एलिमेंट है, तो वो फ्रीली उसमें मूव कर सकते हैं। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए। आई बात समझ में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बताऊं Na, आपको मैं एग्जाम्पल दूं Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं Na के पास, 11। अब यहां पर Na का जो ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे। ठीक है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस तीसरे सेल में जो कि वैलेंस सेल बोला जाता है, इसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वैलेंस सेल हो गया। इसको हमने क्या बोल दिया, वैलेंस सेल बोल दिया। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, वैलेंस सेल। और ये जो होगा ये होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंडक्टर की बात हो रही है, थोड़ा लेवल अपना बढ़ गया, 12th क्लास में आ गए तो थोड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेंगी। केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो कंडक्टर हो गया और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती वो इंसुलेटर हो गया। ठीक है, एक्चुअल में क्या है इसके पीछे मैकेनिज्म, ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। तो ये हमारा सोडियम का क्या हो गया, एक एटम। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए।
11 में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इनर वाले सेल में हो गए, फिर दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 1 इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर आ गया। ठीक है, तो टोटल इसके पास 3 सेल होंगी। अब ये जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, इनका कोई रोल नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में। क्यों? क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से और इनका ऑक्टेट भी अपना पूरा है, इनके सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो भी इनके पूरे हैं। ठीक है, अब यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है पूरे लैटिस में फ्रीली मूव करने के लिए। ठीक है, ये एक एटम की बात हो रही है, इसी तरीके से लाखों करोड़ों एटम होंगे, वो लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स देंगे, लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रेस्पॉन्सिबल होंगे कंडक्टिविटी के लिए या करंट फ्लो कराने के लिए सर्किट के अंदर। क्लियर? अब या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चला जाए, तो 7 इलेक्ट्रॉन को लेने में तो बहुत एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए बहुत एनर्जी चाहिएगी। उससे बेटर है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना लूज कर दे। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे लैटिस में कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, लैटिस का मतलब जो एक हमारे पास पीस है कोई मेटल का, ठीक है ना, सोडियम मेटल का, वो पूरा का पूरा एक लैटिस है, तो उस लैटिस में हर जगह ये मूव कर सकता है और मूव करने के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, जबकि इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं है, इंसुलेटर्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी टाइटली बाउंड होते हैं, किससे, न्यूक्लियस से, वो बड़ी मुश्किल से अलग हो पाते हैं। जब अलग नहीं हो पाते तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में कौन रेस्पॉन्सिबल है कंडक्टर और इंसुलेटर्स होने के लिए, कंडक्टर्स के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, और इंसुलेटर्स के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का ना होना रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये बात हो गई इंसुलेटर और कंडक्टर्स की, और यही बात हो गई हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन की भी बात हो गई। क्या बात हो गई यहां पर, अगला टॉपिक जब आप देखेंगे सिलेबस उठाकर देखना तो उसमें होगा फ्री इलेक्ट्रॉन एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी यही है, फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जो आउटर मोस्ट सेल से या वैलेंस सेल से निकलकर बाहर चला जाए, दैट इज नोन एज द फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बंधे हुए हैं न्यूक्लियस से, जो अपनी सेल छोड़कर नहीं जा सकते, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, बहुत टाइट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स इस पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अपने ही ऑर्बिट में रोटेट करते रहेंगे, टाइटली बाउंड रहेंगे। तो ये हो गए बाउंड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट और ये हो गया हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट। क्लियर? तो ये यहां पर क्लियर हो गए दो टॉपिक, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ये जनरल टॉपिक थे हमारे, आपने उसमें भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, यहां पर भी थोड़ा सा डिस्कस हमने कर लिया। ठीक, तो इसमें कुछ ज्यादा ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं। अब आगे जो हमारा मेन टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर और नॉन पोलर भी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, मैं फिर से यहां एक्सप्लेन करूंगा एक बार, इसको इरेज कर लीजिए। और इसके बारे में थोड़े से नोट्स आपको बनाने हैं, प्रिपेयर नोट्स योरसेल्फ, प्रिपेयर नोट्स योरसेल्फ अबाउट दीज टू टॉपिक्स। ठीक है, थियोरेटिकल टॉपिक है, मैं यहां पे बोर्ड पर लिखूंगा तो सारा लेक्चर आपका मेरा लिखने में चला जाएगा। ठीक है, जो कि ना आप चाहोगे ना मैं चाहूंगा आपका समय खराब हो, तो इसके नोट्स आप अपने आप से बना लेंगे, समझा मैंने आपको दिया ये। ठीक है, बुक आपके पास होगी, बुक से आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको हटाते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।
पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम यहां बात करेंगे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, किसके रेस्पेक्ट में? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैंने आपको मतलब बताया था, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। क्या था? P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। यहां पर डाइपोल मोमेंट यानी कि एक हमारा माइनस क्यू चार्ज और एक हमारा प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच में अगर स्मॉल सेपरेशन है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P लाई कर जाएगा। अब पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जबकि नॉन पोलर में परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता। ये डाइपोल मोमेंट कब शो करेंगे? जब इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड। नॉन पोलर में हम क्या बोल सकते हैं? नॉन पोलर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। कोइंसाइड। ठीक है, जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाए, इसका मतलब क्या हो गया? इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। जहां पर मतलब पॉजिटिव का भी वही हो और नेगेटिव का भी वही हो, जहां के इनके बीच में कोई भी सेपरेशन ना हो। कोई भी सेपरेशन अगर इनके बीच में नहीं होगा, जब ये सेपरेशन हमारा जीरो हो जाएगा, 2L सेपरेशन जीरो हो जाएगा, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? इट हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इनका क्या होगा? जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, जब दोनों के दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, वहीं प्लस हो जाएगा वहीं माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? सेपरेशन जीरो हो जाएगा। सेपरेशन जीरो होने की वजह से डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, डज नॉट कोइंसाइड। ठीक है, इसमें कोइंसाइड नहीं करेगा। इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, इट हैज अ परमानेंट डाइपोल, इट हैज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इसमें क्या होगा? परमानेंट डाइपोल मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल H2O, H2O। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा वो कोइंसाइड नहीं करेगा। इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। वाटर के मॉलिक्यूल का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया हुआ है। वैसे थोड़ा सा ये आपको फर्स्ट चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था मैंने, याद करिए, वहीं से है ये कंसेप्ट पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में हमारा परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, और सेपरेशन होते ही क्या बन जाएगा? डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। लेकिन यहां पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। क्लियर? इसको कर लीजिए नोट। अब इसके बाद अपना मेन टॉपिक पर आते हैं हम, पोलराइजेशन। इसके बाद अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, दैट विल बी पोलराइजेशन। नोट कर लीजिए, इरेज कर दें, हटा दें इसको। चलिए, नेक्स्ट है पोलराइजेशन।
एक चीज आपको इसमें और ध्यान रखनी है, जो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, जो इंसुलेटर्स होते हैं उन्हीं इंसुलेटर्स को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। उन इंसुलेटर्स को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं हम उनको, डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं इंसुलेटर्स को, ठीक है। कैसे इंसुलेटर्स होते हैं ये, जब हम इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इनके फेसेज पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है। वो जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इन पर, तो ऐसे इंसुलेटर्स को हम बोलते हैं क्या, डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, के से डिनोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को के से डिनोट करते हैं और इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है, ठीक है, याद है आपको। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर कोने में, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के क्या था, ये था आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर हम इसको अगर फोर्स की टर्म में लिखना चाहें तो फोर्स की टर्म में लिख सकते हैं एफ अपॉन एफ, एफ नॉट अपॉन एफ, वेयर एफ नॉट इज द फोर्स इन एयर एंड एफ इज द फोर्स इन मीडियम, ठीक है। अब यहां से आपने एक रिलेशन और पढ़ा होगा, एफ E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये रिलेशन पढ़ा होगा आपने, एफ E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो यहां से एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई नॉट डिवाइड बाई क्यू ई, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं के बराबर ई नॉट डिवाइड बाई ई, के बराबर ई नॉट डिवाइड बाई ई, ठीक है। जहां पर ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और वैक्यूम, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। क्लियर, ये रिलेशन हम यूज करने वाले हैं आज, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले आपको बता दिया, क्योंकि ये रिलेशन मैं क्या करूंगा, अपने डेरिवेशन में यूज करूंगा, ठीक है। अभी तक तो मैंने आपको एक इंट्रो दिया है, अब असली टॉपिक तो अब शुरू हुआ है, ठीक है। अभी तो ये सब ट्रेलर था, मूवी तो अब स्टार्ट हुई है। क्लियर, पोलराइजेशन। चलिए, अब पोलराइजेशन एक्चुअल में क्या चीज है, पोलराइजेशन है हमारा स्ट्रेचिंग ऑफ डाई इलेक्ट्रिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेज, पोलराइजेशन। लिख लीजिए इसमें डेफिनेशन, पोलराइजेशन इट इज stretching, it is stretching of atoms or molecules of dielectric, it is stretching of atoms or molecules of dielectric due to displacement of charges when placed in an external electric field, ठीक है। ये है पोलराइजेशन, ठीक है, नोट कर लीजिए डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज स्ट्रेचिंग ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, तो हम इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेंगे। कब क्रिएट करेंगे, जब हम इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इसको रखते हैं, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस, चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो चार्जेस का जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, उस सिस्टम को या उस फिनोमिना को हम बोलेंगे पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, पोलराइजेशन। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग, ठीक है। पहले इतनी बात इसमें नोट करिए,
इसका पूरा एक डेरिवेशन है, ठीक है, वो डेरिवेशन करेंगे और वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी भी है। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स, डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, डेरिवेशन इसका नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और होमवर्क क्वेश्चन भी नेक्स्ट लेक्चर में ही इसका देंगे। क्लियर? चलिए, तो यहां तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।